नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में क्लास 8th के इतिहास में एक चैप्टर है महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसका अध्ययन करेंगे और इसका कारण ये है कि यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसमें इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उन 2 प्रश्नों को देखेंगे जो यूपीएससी 2025 में पूछे गए हैं। इसके अलावा 3-4 प्रश्न और जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं उन सबको देखेंगे। और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टाइप का प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा फैक्चुअल लेकिन ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टाइप का था। तो ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ेंगे क्योंकि हर एक लाइन महत्वपूर्ण है इस पाठ की। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उसमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार अपना पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला थी। सती शब्द का अर्थ क्या है? सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। सॉल्विन ने एक चित्र बनाया है सती प्रथा के ऊपर, ये देखिए। तो सॉल्विन ने सती के ऊपर चित्र बनाया, ठीक है, ऐसे जानिए बस। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति को मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखते थे या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थीं। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाली कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान उनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। देखें कैसे हुआ परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही, अब एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे थोड़ा सा चाहे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। कब से? 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी, इसके कारण क्या थे? ऐसे आईएएस में कथन कारण में प्रश्न पूछता है, एकदम कॉन्सेप्चुअल और इसी एनसीईआरटी से ही।
क्या कारण था? पहले कथन में बोले कि 19वीं सदी की शुरुआत से हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। तो हाँ, सही बात है। इसके कारण क्या क्या हैं? कारण भी दो दो कारण दे देता है कि दोनों कारण सही व्याख्या करते हैं कि कोई एक कारण सही है और कथन की सही व्याख्या करता है, ऐसे करके। तो कौन कौन से कारण थे जो 19वीं सदी की शुरुआत में सामाजिक मूल्य मान्यताओं में जो चर्चाएं हैं, जो डिस्कशन है, उसका दौर आरंभ कर दिया था? इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहला कारण यह है, संचार के नए तरीके का विकसित होना। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थीं। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों में के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थीं और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थीं। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक लाइन को और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है अभी IAS 2025 में। राजा राम मोहन रॉय 1772 में जन्म हुआ, 1833 में मृत्यु हुआ। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833। इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। तो ब्रह्मो सभा कौन बनाया? राजा राम मोहन रॉय। कहाँ बनाया? कलकत्ता में। और ये क्या है? सुधारवादी संगठन है, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। पहले ब्रह्मो सभा था, बाद में ब्रह्मो समाज हो गया। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। राजा राम मोहन रॉय, ये ध्यान दें, यहाँ से पूछा गया था 25 में। राजा राम मोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। इंपॉर्टेंट लाइन, राजा राम मोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। इंपॉर्टेंट लाइन, राजा राम मोहन रॉय ने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक
बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। ठीक है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई थी। 1829 में 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई थी। राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। इंपॉर्टेंट लाइन। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह के लिए एक कानून पारित किया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। ठीक है, ऊपर की लाइन पढ़ने वाले। राम मोहन रॉय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। ठीक, इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। जो सती समर्थक हैं वो क्या कहते हैं? औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकलें, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। और सती विरोधी जो है वो क्या कहते हैं? आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? ठीक है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, है ना, 1850 के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। ठीक, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कल को आईएएस में पूछे कि निम्नलिखित में से कौन विधवा विवाह के प्रति संवेदनशील थे? नंबर 1 राजा राम मोहन रॉय, हाँ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हाँ। वीरेशलिंगम पंतुलू, हाँ। और एक थे डीके कर्वे, वो भी। तो वीरेशलिंगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। कहाँ से थे? मद्रास प्रेसिडेंसी से थे। वीरेशलिंगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में
युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। तो हाँ, विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। ठीक है। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह, अभी देखो कल को ये स्टेटमेंट पूछे कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विधवा विवाह के पक्ष में समर्थन में वीरेशलिंगम पंतलू, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि लोगों ने खूब प्रयास किया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाया गया। तो ये बात सही है। दूसरा कथन ये दे कि विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनने के बाद में विधवा महिलाओं की संख्या, विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी बढ़ गई? नहीं, कानून बनने के बाद भी उनकी संख्या कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। लड़कियां स्कूल जाने लगीं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में ईश्वरचंद्र विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ठीक है, तो कलकत्ता में विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। हाँ, ऐसे बंबई में भी कई सारे सुधारकों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। जैसे कि एक हैं रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी वे ऐसी महिलाओं में से थीं जिन्होंने रात में दिए के टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा। रास सुंदरी देवी। हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 19वीं शताब्दी में 1875, क्या है इसमें लिखा, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था। हिंदू महिला विद्यालय जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। हिंदू महिला विद्यालय में 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए।
इंपॉर्टेंट लाइन, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता में, आर्य समाज के लोगों के द्वारा पंजाब में, ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं, उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन, मुमताज़ अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मुमताज़ अली। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। अच्छा, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही, सन 1900 आ गया, 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। ठीक है, जैसे, और यहाँ पे डेट भी ध्यान रहे, 20वीं सदी की शुरुआत में ये बात हो रहा है। बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थीं, जिन्होंने कलकत्ता में, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता में और पटना में, कलकत्ता में और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कलकत्ता में और पटना में बेगम रुकैया सखावत हुसैन कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए, सभी के लिए नहीं, मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगी थीं। इंपॉर्टेंट लाइन, 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगी थीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर में पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब लिखी। इंपॉर्टेंट बुक है। कहाँ पे? पूना में। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। ठीक है, ताराबाई शिंदे पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त की और स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी। स्त्री पुरुष तुलना कौन लिखा? ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक कौन लिखा? ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक ताराबाई शिंदे। इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई है। यहाँ देखिए, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हों, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हों, और तुम व तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है
तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह आव भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ताराबाई शिंदे ने लिखा है स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना कौन लिखा? ताराबाई शिंदे। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे ने क्या लिखा? स्त्री पुरुष तुलना। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने कलकत्ता पटना में स्कूल खोले थे। ठीक है। और ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी। ज्योतिबाराव फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। अब ये इंपॉर्टेंट है, पूना में विधवा गृह की स्थापना की पंडिता रमाबाई, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वह महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थीं जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख चुके हैं, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखीं, पत्रिकाएं निकालीं, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं। 20वीं सदी की शुरुआत में सब काम। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। इंपॉर्टेंट लाइन, 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। 1929 में 1872 में आया था एक आया था 1891 में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में, और बाल विवाह निषेध अधिनियम आया 1929 में। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी।
ये इम्पोर्टेंट है, 18 साल का लड़का होना चाहिए था और 16 साल की लड़की। जो शारदा एक्ट भी कहते हैं जिसको, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में आया, इसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। इसमें पुरुषों के लिए 18 साल और महिलाओं के लिए 16 साल उम्र रखी गई। 18-16 बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल और 18 साल कर दी गई। 8 साल की दुल्हन। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। तो इसमें ध्यान रहे 1929 में आया था बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसमें लड़कों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़कियों की उम्र 16 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। 18-16 थे इसमें। जाति और समाज सुधार। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। इंपॉर्टेंट लाइन, राजा राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। इंपॉर्टेंट, प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। ठीक, परमहंस मंडली का गठन कब हुआ? 1840 में। क्यों? जाति उन्मूलन के लिए। बम्बई में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में, कहाँ? बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। कब? 19वीं सदी में। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थीं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जाने लगी, सड़कें बिछने लगीं, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालके ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। यह कुली जहाज। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के थे। तो जॉन एलन क्या है? एक जहाज का नाम है, मॉरिशस ले जाने वाली जहाज। जूते कौन बना सकता था? पहले यहाँ इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थीं, जैसे कि सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ रही थी।
अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग, किस समुदाय के? मदिगा समुदाय के लोग 19वीं सदी आंध्र प्रदेश। मदिगा समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश में रहते हैं। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। मदिगा समुदाय के लोग आंध्र प्रदेश में रहते थे। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सकें जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। एक और समुदाय है दुबला समुदाय। क्या? दुबला समुदाय। और कहाँ का? गुजरात का। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश का है जो चमड़े काम करते हैं, और दुबला समुदाय गुजरात का है जो छोटा मोटा काम करते हैं। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन कहाँ का? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। घासीदास। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। इंपॉर्टेंट है सारी एक एक लाइन, IAS और PCS दोनों के लिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने के मतुआ पंथ ने पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी पंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझवा जाति के श्री नारायण गुरु कल को पूछे निम्नलिखित में से कौन जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित हैं? तो एक नाम ध्यान रहे, घासीदास, हरिदास ठाकुर, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, A.V. रामास्वामी नायकर पेरियार, ज्योतिबा फुले, ये सब। घासीदास जो है ये मध्य भारत में सतनामी आंदोलन से जुड़े हैं। हरिदास ठाकुर पूर्वी बंगाल में मतुआ पंथ से हैं ये। और फिर आज केरल जहाँ पर है वह एझवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। ठीक है, एझवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा।
उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्याणु। ओरु जाति मानवता की एक जाति, ओरु मतम एक धर्म, दैवम मनुष्याम एक ईश्वर। मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये नारा किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने दिया। ऐसे नारे से भी प्रश्न आते हैं। 2025 में भी एक गांधी जी का कोई नारा था तो वो पूछा हुआ था। ऐसे कल को पूछे कि मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो श्री नारायण गुरु ने दिया, जो कहाँ से थे? केरल से थे। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे। एक बार फिर से दोहरा लें इसको। सतनामी आंदोलन मध्य भारत में घासीदास ने शुरू किया। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन घासीदास ने शुरू किया। पूर्वी बंगाल में चांडालों के उन्नति के लिए मतुआ पंथ के हरिदास ठाकुर ने काम किया, हरिदास ठाकुर। और केरल में श्री नारायण गुरु ने एझुआ जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम किया और एक नारा दिया, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थीं। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थीं। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया, श्री नारायण गुरु ने। ठीक है। अब ज्योतिबा राव फुले, यहाँ से आईएएस में क्वेश्चन पूछा था कि गुलामगिरी पुस्तक कौन लिखा? तो ज्योतिबा राव फुले ने लिखा। पढ़े। गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबा राव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 1827 में ज्योतिबा राव फुले का जन्म हुआ था। ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। इस बात को नहीं मानते थे। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे। ये भी लाइन महत्वपूर्ण है कि आर्य फूले का, ज्योतिबा फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले, है ना, इस मिट्टी के असली वारिसों माने कि आर्यों के आने से पहले यहाँ रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच, निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन पर सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। ज्योतिबा राव फुले, देखें भाई जरा, वाह। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे। योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियों और अति शूद्रों यानी अछूत को, शूद्र माने श्रमिक जाति, अति शूद्र माने अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज, ये भी इम्पोर्टेंट है,
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। 1873 में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृहयुद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमरीकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी, जो कि 1873 में लिखी गई थी, उसके 10 साल पहले अमेरिका में एक गुलामों की मुक्ति के लिए आंदोलन चला था। तो उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक को उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों से मुक्ति के लिए काम किया था। अमरीकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस तरह उन्होंने भारत के निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों के दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। यहां ज्योतिबा फुले क्या कह रहे हैं? काश्तकार की चाबुक, ये भी एक पुस्तक है। ज्योतिबा फुले काश्तकार की चाबुक। फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले उच्च जाति के जो नेता थे वो उपनिवेशवाद के विरोध में राष्ट्रवाद चला रहे थे। ये पता है कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेशवाद के विरोध में हुआ। फुले इस बात के आलोचक थे। ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ तुम वहाँ। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट लाइन कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। ठीक है, सभी प्रकार की, शब्द पे गौर करना है। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण भारत में E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। ये प्रश्न 2025 में पूछा IAS में कि आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कौन चलाया? तो E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार ने चलाया। हम भी इंसान हैं। 1927 में अम्बेडकर ने कहा, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज को दो मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ये बात किसने कहा? अम्बेडकर ने कहा। मंदिरों में कौन जा सकता था? यहाँ देखिए, मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार, टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया चित्र। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया? तो B.R. अम्बेडकर ने चलाया। पढ़ते हैं यहाँ पे। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी।
स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटे, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। गांधी जी जैसे 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, ऐसे ही अंबेडकर 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। जैसे पूछा बच्चे इसमें कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने। ऐसे पूछे मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में किसने शुरू किया? अंबेडकर ने। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? 1927 में। इसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। कितने? 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। 1927 से 1935 के बीच में अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए कितने आंदोलन चलाए? तो 3 आंदोलन चलाए। ठीक है, क्योंकि वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यूपीएससी के लिए। ईवी रामास्वामी नायकर, इनका उपनाम है पेरियार। गैर ब्राह्मण आंदोलन से जुड़े हुए थे। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट लाइन, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। ये भी लाइन महत्वपूर्ण है। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों यानी कि देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य भी बन गए, ये स्टेटमेंट पूछा गया है। परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। ये प्रश्न पूछा 2025 में, स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। ऐसे कल को पूछे सतनामी आंदोलन कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। हरिदास मतलब घासीदास ने उसको शुरू किया था। ऐसे पूर्वी बंगाल में मथुआ पंथ के हरिदास ठाकुर ने चांडालों की उन्नति के लिए काम किया था। स्वाभिमान आंदोलन जो है तमिलनाडु के ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने शुरू किया था। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं। मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। क्या पेरियार का मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी।
पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। इंपॉर्टेंट लाइन। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आईं। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। तो निम्नलिखित में से कौन से संगठन रूढ़िवादिता को समर्थन देते हैं? तो सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, ब्राह्मण सभा। सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, ब्राह्मण सभा। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। कौन से? सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल और ब्राह्मण सभा। ठीक है। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं। पेरियार चिंता नाइकल पुस्तक कौन लिखा है? तो ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार चिंता नाइकल पुस्तक लिखा है इन्होंने। ठीक है। पेरियार ने क्या लिखा? तारा मुकुटम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपने बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। अब कुछ प्रमुख नाम हैं, उनके बारे में 4-4 लाइनें हैं, उसको पढ़ लें, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज, ये भी लाइन महत्वपूर्ण है कि केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ठीक है। केशव चंद्र सेन। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में हुई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। ठीक है। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। तो हाँ, इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। हेनरी डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट, ये भी पूछ ले कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया। उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की
और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, 1863 से 1902, 1863 से 1902 स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन के इस वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। काम देख के